सॉइल देख लिया, ये भी देख लिया कि सॉइल को जमीन में ड्रिप करने के लिए क्या करना होता है। यहाँ क्या दिखाया गया है कि इफ, सुन लो बात नहीं करो, इफ प्लांट्स आर देयर देन इट होल्ड्स द सॉइल, ओके। और सॉइल डिग्रेड नहीं होती है, ऐसा फिगर बना हुआ है। तो अब अगले में देखो वाटर, वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारी अर्थ में देखो इन अवर अर्थ 70% वाटर है एंड 30% लैंड है। जो आउट ऑफ 70% वाटर है, ठीक है, ओनली 2% इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, पीने लायक। पोर्टेबल का मतलब है ड्रिंकेबल। लेकिन अब अगली बात देखो, 70% में 2% पीने लायक है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए सारी धरती है, तो इस अर्थ का 30% क्या है, लैंड, और 70% क्या है, वाटर। 70% वाटर है, लेकिन इस वाटर का सिर्फ 2% कितना है, पोर्टेबल या ड्रिंकेबल। सर 1.83 कुछ ऐसा, ठीक है। और उस 2% का भी ओनली 1% ये मोल्टन स्टेट में, रिवर में। इसका 2% पीने लायक, बाकी ग्लेशियर है। पीने लायक पानी भी तुम ग्लेशियर तोड़ तोड़ के थोड़ी ना पी लोगे। तो उसका भी 99% कैसा है, ग्लेशियर, और 1% कैसा है, इन रिवर, जो कि अवेलेबल है। तो इसलिए जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो सबसे ज्यादा प्रेशस है। इसीलिए कहा था ड्रॉप ड्रॉप ड्रिंकिंग वाटर को हमें बचाना चाहिए। और इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर की एक एक बोतल की कीमत 20 रुपीज या 15 रुपीज है। पोर्टेबल, तो पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर। सर स्नो जो रहते हैं सर, उसे किस में कंसीडर करेंगे, रिवर या फिर ग्लेशियर? स्नो को किसी में नहीं करेंगे, वो ग्लेशियर्स में है, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होती है। कहीं कहीं की ग्लेशियर की तो कभी मेल्ट भी नहीं होती है। सर जैसे कश्मीर में वो तो मेल्ट हो जाती है, लेकिन जो ग्लेशियर की है वो वाटर साइकिल में किनारे पड़ी है, उसको कुछ भी नहीं। स्नो को पोर्टेबल वाटर में, हाँ वो पोर्टेबल है, पूरा पोर्टेबल है, लेकिन उसमें से 99% जो पानी है, साफ पानी, वो ग्लेशियर में जमा है, और 1% ही पानी। तो क्या लिखने बोलो, 70% में 2% पोर्टेबल है। एंड इन पोर्टेबल वाटर, जो पोर्टेबल वाटर में यानी जो 2% है, उस पोर्टेबल वाटर में, ठीक है, नाउ 99% is frozen as glacier and 1% in rivers available for drinking. इसीलिए कहा जाता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 वाटर वॉर होगा, पानी के लिए लड़ाई होगी। चलो, is only 1% of fresh water and it is in water cycle, तो यही पानी में जाता रहेगा। Fresh water is most precious substance on earth, सबसे ज्यादा यही है। Fresh water is most precious, और इससे क्या पता चलता है, on earth, यही जो 1% की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी का वाटर साइकिल है। एंड दिस फ्रेश वाटर इज कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस थ्रू वाटर साइकिल। ये 1% क्योंकि बार बार नदी में आएगा ना, सो इसलिए जो इवेपोरेशन, इसी का इवेपोरेशन भी होगा, और ऊपर जाने के बाद फिर इसका कंडेंसेशन होगा, बादल का बनना, कंडेंसेशन। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वापस that is raining of this fresh water takes place. तो
involved in water cycle. इसी का वाटर साइकिल होता है। अब देखो इसमें से भी जो हम 150 लीटर, एक शहरी आदमी 150 लीटर पानी रोज खर्च कर देता है। कैसे? अगले पेज पे दिखाया गया टेबल। सो ईच पर्सन अगर है तो 3 लीटर पानी 3 बोतल तो पिएगा। तो ड्रिंकिंग के लिए वो 3 लीटर खर्च कर देगा। कुकिंग के लिए 4 लीटर वाटर का यूज होगा। ठीक है, बाथिंग के लिए एक बकेट से तो नहाएगा, 20 लीटर की बकेट होती है। फ्लश कर देता है, दिन में 2 बार फ्लश कर देता है एक एवरेज व्यक्ति। तो फ्लश, एक फ्लश में 20 लीटर पानी चला जाता है। 40 लीटर पानी फ्लश के लिए चला जा रहा है। और वॉशिंग क्लॉथ्स भी 40 लीटर। इसके अलावा वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, 20 लीटर जो खाना खाया हुआ 20 लीटर में। और गार्डनिंग भी लोग अगर एवरेज कर रहे हैं तो 23 लीटर। ये जितना वाटर कंजम्पशन है उसको हमने डिवाइड कर दिया लोगों से, तो ये चीज़ आई है। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए राजस्थान के कई हिस्सों में जो पानी लोग निकलते हैं तो 8 घंटे बाद 1 बाल्टी पानी लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का कंजम्पशन ही 7.5 बाल्टी है। तो उस एक बाल्टी में, और उस एक बाल्टी में उस घर के 5 लोग निर्वाहन करते हैं। राजस्थान के बहुत सारे एरिया हैं जिसमें औरतों का सिर्फ यही काम है, सुबह उठकर जाना और शाम को बाल्टी लेकर आना पानी से भरी हुई। लोग अपने घर की लड़कियों की शादी ऐसी जगह करते हैं जहाँ कम से कम समय तक वो जाने और आने में, बाल्टी लाने में लगे। मोस्टली वो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं जिसमें 6 घंटे में औरतें पानी लेके आ जाए, वहाँ लड़कियाँ लेना पसंद करते हैं। ठीक है, सो इट इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है ना, इट इज प्रिवेलिंग इन राजस्थान एंड टोटल 150 लीटर ऑफ वाटर इट इज यूज्ड फॉर। ओके, सो वी शुड यूज इट जुडिशियसली। हमें इस पानी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? अब देखो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नाउ have you ever heard about a water market that is सौराष्ट्र रीजन में 1.25 लाख लोग परचेज करके पानी लेते हैं। सौराष्ट्र गुजरात में है, 1.2 लाख लोग पानी खरीद के यूज़ कर रहे हैं। वहाँ अवेलेबल ही नहीं है पानी। गुजरात में ये स्थिति। खैर गुजरात के लोगों के पास पैसा है तो खरीद ले रहे हैं, वरना गरीबों के पास ना होता तो खरीद पाते। तो लेकिन इट इज़ सो प्रिवेलिंग कंडीशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वहीं पर जहाँ हमारी बहुत सारी नदियाँ फ्रेश वाटर दिया करती थी, अगर तुमने सुना हो तो ताजमहल के पास जो बहने वाली यमुना नदी है, किसी समय वो एक रौनक हुआ करती थी जो कि आज नाले में तब्दील हो गई। अगर तुम कभी ताजमहल आसपास गए हो अपने जीवन में तो तुमने देखा होगा, इट इज़ नाउ स्टिंगिंग वाटर। सेम यमुना, सेम फेट इज मेट विद यमुना इन दिल्ली। दिल्ली की यमुना एक ड्रेनेज से ज़्यादा नहीं रह गई है, वो नाले में तब्दील हो गई है। तो अब हमारी हेडिंग कहती है हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर बॉडीज। अगली हेडिंग देखो, वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व अगर हम कर लें, अगर मान लो जो पानी माउंटेन से बह के आ रहा है वो नाले में बदल जाए तो तब तो हमारी समस्या कभी हल नहीं होगी ना। अगर वही फ्रेश नदी में जाए, क्यों नाले में बदल जा रही है? क्योंकि जो पॉल्यूशन भी है और जो आसपास इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग अपना पानी उसी नदी में छोड़ रहा है। सारा सीवरेज जो पूरे शहर का उसी नदी में जा रहा है, गंगा में, यमुना में। तो क्या होगा बताओ? तो इट इज़ ऑल अल्टीमेटली विल कन्वर्ट इनटू ड्रेनेज। यही होगा, शहर का सारा पानी नदी में भेज दोगे तो कोई और नाली थोड़ी है। लेकिन उसे छोड़े भी तो कहाँ छोड़े शहर। तो ये हम लोग का लाइफ स्टाइल इस तरीके से है। ओके ना, अगला देखिए, सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर रिसोर्सेज है, our rivers are getting polluted day by day.
क्या आपको पता है डीडीटी क्या होता है? एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो खेतों में छिड़का जाता है, डीडीटी। तो जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना, बारिश होने पे वो सब खेतों से नदी में चला जाता है। तो बताओ पानी जहरीला नहीं हो जाएगा? सो पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे होगा। इसके अलावा जो सर वो पॉल्यूटेड क्या लिखा है? डे बाय डे। दिन प्रतिदिन ये प्रदूषित होता जा रहा है। जो कीटनाशक होते हैं, स्प्रे या सीवेज, जो ह्यूमन सीवेज है, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में शुगर फैक्ट्री का कचरा, वो सब क्या जा रहा है? अल्टीमेटली गोज टू रिवर। और उससे क्या होगा? रिवर एंड पॉल्यूटेड। नाउ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंजर्व वाटर। दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए गुड मेथड टू कंजर्व, टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर। ये देखो, अगर जो हमारा घर है, घर के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनवा लेना चाहिए कि जिसमें अगर पानी भरे तो यहाँ पाइप के थ्रू यहाँ आ जाए। ऊपर बारिश हो रही है तो ये पानी कहाँ से आ जाना चाहिए? ऐसे आ जाना चाहिए। और आ जाने के बाद जमीन में गड्ढा कर दो, जमीन में एक पिट बनवाओ। तो उस गड्ढे में बहुत बड़ा, इसको सम्प कहते हैं, जो जमीन के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? सम्प। उसमें सबसे ऊपर मोटी बजरी रखो, पत्थर एक यहाँ ऐसे पानी जाने के लिए, फिर उसके नीचे महीन बजरी और सबसे नीचे कोयला। तो ये जो पानी होगा क्या टप टप करके नीचे गिरेगा और ये छन जाएगा। तो ऐसा अगर तुमने 1000 लीटर, 2000 लीटर या 5000 लीटर का जमीन के नीचे बनवा दिया, कुछ ना हो तो ऐसे कंकड़ बजरी रख के छोड़ दो। तो और वहीं जब जमीन के अंदर जाएगा, वहीं से पानी अंदर से जमीन से निकालो। ग्राउंड वाटर, हैंड पंप नहीं होता है, वो भी कर सकते हो, नहीं तो खुद का सम्प बना लो। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। ठीक है? कंकड़ अगर मान लीजिए 5 तरीके के ये चीज होती हैं, अगर इसमें गंदा पानी डाला जाएगा तो 5 लेयर सिस्टम होता है, फिर उससे वो पानी साफ हो जाएगा। ये सबसे ऊपर मोटी बजरी, फिर उसके बाद महीन बजरी, मोटी बजरी, महीन बजरी, फिर ये, फिर कोयला। अब इसमें गंदा पानी डालो और फिर इसके नीचे भी एक छेद है, तो उसको इसके नीचे मान लो मैं ग्लास रख दूं, बिल्कुल साफ पानी है वो। समझ रहा है? वीडियो में दिखा देंगे। धीरे धीरे उसमें गंदगी छलते चलते कोयला सबसे नीचे ही है। कोयला दिख रहा है? पानी उससे उसका अगर मान लो पानी में कुछ कलर भी है, इसमें सब कोयला अब्जॉर्ब कर लेगा। कोयला ही तो कैंडल में होता है। कोयला से सारी स्मेल चली जाएगी, किसी भी तरीके को। कार्बन एक बहुत अच्छा प्योरीफायर है। समझ आ गई? मोटी बजरी, महीन बजरी, रेत और कोयला और रखा जा सकता है, हमारे में अलग रखा हुआ है, इधर उधर भी इकट्ठा रखा रहता है। बात समझ आ गया कि नहीं? तो दिस इज इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, जमीन में भी एक ऐसी लेयर बना लें, तो पानी जब छत से आएगा नीचे बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर, तुमको ना कैंडल चाहिए ना कुछ, उसी पानी को पियो, वो बिल्कुल भरा, जब चाहो ऊपर चढ़ा के पियो, है ना? तो ये हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा पानी। ये अभी दिखा रहा है, अभी तुमको वीडियो दिखा देता हूँ। फिर पिएगा पानी। साइंटिस्ट ओके, सो अब ये देखो, तो हम लोगों ने देखा वाटर को ऐसे क्लीन किया जा सकता है। सर ऑन हो गई। ओके,
नाउ इस चीज को क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड? इट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टेड पानी की फसल, रेन वाटर की फसल, हार्वेस्ट फसल को कहते हैं ना। तो तुम्हारा पानी तुम्हारे ही घर के नीचे है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सो इट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टेड नाउ बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के से हम ऐसा कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और बताया गया है नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट ओनली and wildlife exists only in thin belt, बहुत thin belt है of air, water and land। उसे क्या कहेंगे? called biosphere। ठीक है। Now, biosphere consists of lithosphere। lithosphere तृप्ति क्या होगा? सही है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है? बोलो। एंड एटमॉस्फेयर, part of air in which life exists। ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया। इन तीनों को मिलाकर ही तो बायोस्फीयर बना है। जिसमें जीवन एग्जिस्ट करता हो उसे बायोस्फीयर कहेंगे। हाँ, जिसमें 3 पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which are interdependent and support life is known as ecosystem। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स सही जानते हो? बायोटिक है ना? सो डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे नदी में रहने वाली मछलियां हैं, तो क्या उनका नदी के पानी से भी कुछ लेना देना है? उसी से ऑक्सीजन लेनी। तुम्हारा क्या यहाँ की हवा से या जमीन से कुछ लेना देना है? तो लेना है। तो इसलिए वो भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम को जैव पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है। एंड लाइफ सपोर्टिंग, बात नहीं करो, अब लाइफ को सपोर्ट भी करते हो। इस कॉल्ड श्रेयस, उसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम का नाम बताओ। फॉरेस्ट। एक और नाम बताओ। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। और जो कि गार्डन है वो कैसा है? मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम कैसा है? रिवर कैसी है? नेचुरल। सी कैसा है? नेचुरल। और गार्डन मैन मेड होगा। इसी तरीके से एक्वेरियम, जू कैसा होगा? मैन-मेड। तो इस तरीके से सारे इकोसिस्टम। अब देखिए अगले पेज में इसमें दिखाया गया ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल ऐसा, कुछ ऐसे भी रेयर फ्लावर्स हैं जैसे ब्रह्म कमल जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। ब्रह्म कमल देख लो, ब्रह्म कमल फ्लावर। तो तोड़ के लाए थे, दिया था उसे।
पेड़ था प्रमुख। अब ये देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना है एंड वी हैव किल्ड वल्चर्स, हमने वल्चर्स को मार दिया है। वल्चर्स को गुंजन जैसे गिद्ध लोगों को हमने मार दिया, तो क्या उससे हमारे इकोसिस्टम में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बताने तो देखो क्या बताता है, क्या पड़ेगा बताओ। सर जो मच्छर है वो डेड जो भी ऑर्गेनिज्म होता है सर उसको खाती है सर। अगर वो नहीं खाएगी तो वहाँ पर जो भी वो स्पॉइल हो जाएगा सर, एंड देन उसके आसपास सर वो एक तरीके से फाउल स्मेल करेंगे, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वल्चर का योगदान है। तो हम जो कब कुछ भी ऐसा करते हैं जो मैं ह्यूमन एक्टिविटीज है, कई बार वो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि गौरैया को मार दिया, तुम्हें कहानी पता है चाइना में? चाइना में कि गौरैया को मार दिया था तो वहाँ कितने लोग फेमाइन आया कि कितने लोग मर गए थे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अब जरा देखिए कि समटाइम्स ये जो होते हैं, देखिए कि जो प्लांट प्रोवाइड्स अस टिम्बर, ये हमें लकड़ी देते हैं क्या? Yes, sir. मेडिसिन भी बहुत सारी प्लांट की होती है, सारा आयुर्वेद इसी पर तो आधारित है। जो तरह तरह की वटी होती है ना, कोई पीपल की वटी तो कोई सब पेड़ जो है वो सब आयुर्वेदिक है, तो दैट इज मेडिसिन। गम, गम से क्या होता है? मंगल गम, गोंद के लड्डू खाएं कभी? आर्थराइटिस में गोंद के लड्डू, जो मेवे के लड्डू होते हैं उसमें गोंद पड़ता है, वो पेड़ से वो जो क्रिस्टल निकल के आते हैं ना गोंद, वो वही गोंद है। तो गम, जिलेटिन जो जिलेटिनस भटूरा ऐसे खींच जाता है ना, उसको जिलेटिन, भटूरे का मैदा देखा कैसे खींचता है, वही जिलेटिन, इससे केक बनते हैं, पुडिंग बनती है, ये सब उनसे मिलता है, प्लांट से। और इसके अलावा और क्या होता है बताइए? क्या प्लांट से हमको शेल्टर भी मिलता है? क्या लोग लकड़ी के घर भी बनाते हैं? तो शेल्टर लकड़ी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वो हमको फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, ऑयल देते हैं, ये सारी चीज तो देते ही हैं। एंड ऑल्सो प्रिजर्व अंडरग्राउंड वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट होंगे वहीं पानी सबसे ज्यादा नीचे जाएगा। रूट तो थोड़ा पानी लेगी, लेकिन प्लांट अट्रैक्ट्स रेन। फॉरेस्ट अगर रेन को अट्रैक्ट करते हैं तो सारा पानी वहीं परकोलेट नहीं हो जाएगा जमीन के अंदर, सीपिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये सारा कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी हमें कुछ दे सकती है क्या? वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो यूजफुल। जो डेयरी एनिमल्स हैं उनसे हमें दूध घी मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, सिल्क वार्म से सिल्क मिलता है। ऐसे बहुत सारे जानवर, लाख का भी पेड़ होता है ना, उससे लाख की चूड़ियां बनती हैं। तो एज एग्जाम्पल बता देंगे, आपने लाख का पेड़ नहीं देखा होगा ना? देखिए ये सही है, ये बताया ना लाक्षागृह जैसे पांडव जले तो बड़ी बात है। लाख का पेड़ बोला है सर उसने। हाँ तो लाख का पेड़ ही तो है, दिखाएंगे अभी। सर सेकंड तो कैसे क्या होता है? वाइल्ड लाइफ से मैं देखो, डेयरी एनिमल गिव्स अस डेयरी प्रोडक्ट, दूध, घी, दही, पनीर, चीज गिव्स अस मिल्क, वो मिल्क देंगे। और जो हनी बी होती है, तो बीज क्या होती हैं? गिव्स अस हनी। इसी तरीके से सिल्क वॉर्म क्या देगा? गिव्स अस सिल्क, जैसे प्यूपा होता है उसके अंदर, गिव्स अस सिल्क। ये सारा है। तो हमारे सिस्टम को ये साफ भी रखते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं, बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट। बर्ड्स क्या करती हैं? फीड ऑन insect and protect our crops, हमारी फसलों की रक्षा करती हैं। इस तरीके से वल्चर क्या करता है बताओ? इट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड क्लीन अवर एनवायरनमेंट। तो जानवर भी, फाउना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ फ्लोरा इम्पोर्टेंट है वहीं पर
फाउना भी। तो वल्चर क्या करेगा? Eat the dead animals. वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, ठीक है। फीड ऑन डेड एनिमल एंड क्लीन अवर एनवायरमेंट। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि फिश हमारे रिवर वाटर को साफ करती हैं? Yes. ऐसा इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लेती हैं एंड दे हेल्प अस। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को वो साफ करते हैं। अब जरा देखो, फिश क्लीन रिवर वाटर। अब वो केजरीवाल रिवर के यमुना के पानी में लाखों फिश ला के डाल रहे, लेकिन वो मर जा रही हैं आके, क्योंकि वो पानी ही इतना गंदा, बेचारी मछलियों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा। अगर वो इकोसिस्टम पहले से बना बनाया होता तो फिर वो पानी साफ रहता। एक बार अगर आपने इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया तो पता नहीं कौन किससे रिलेटेड है, क्या वही चीज आप डाल पाओगे? हमें पता ही नहीं। जहाँ जितनी मछली होंगी जिस पानी में, वो पानी उतना साफ होगा। हाँ, क्योंकि एक चेन बनी है। सबसे छोटी मछली ऑर्गेनिक मैटर को खाएगी, फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी, उन बड़ी मछलियों को व्हेल खाएगी और व्हेल को इंसान खा जाएगा। ये जैसा होता है। इस तरीके से तो हमारे इन्वायरमेंट में ये सब बहुत जरूरी है। बर्ड्स आल्सो डस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझते हो? एक फ्लावर में फीमेल और मेल पार्ट होता है, तो जो उसके एंथर पे पॉलन ग्रेन होते हैं वो चिड़िया और इंसेक्ट एक पेड़ से दूसरे में पहुंचाते हैं और उससे फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाता है। फ्रूट से सब्जी फल सब उगते हैं। अगर पॉलिनेशन ही ना हो, इंसेक्ट ही तो एक पेड़ से दूसरे में बैठते हैं और पॉलन ग्रेन को यहाँ वहाँ पहुँचाते हैं, तो वही पॉलन से ही फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो इसलिए बर्ड्स और इंसेक्ट भी इस मामले में भी फेवर कर रहे हैं। इंसेक्ट डस पॉलिनेशन। ये दोनों ही मिलकर एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये क्या बता रहा है प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये पूरा प्लांट है। तो फ्लोरा, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फौना। अब इस नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जरा ये भी देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन of natural vegetation। इनका कैसे जगह जगह वितरण। सो सम एरियाज, जैसे कहीं कहीं पर स्पाइनी ट्री होते हैं, कहीं नागफनी कैक्टस होता है, तो इन जगहों पे जहाँ तुम रेगिस्तान में आओगे तो यहाँ कांटे वाले पेड़ हैं। आलोक कांटे वाले पेड़ क्यों हैं? यहाँ स्पाइन वाले ट्री क्यों है? बबूल, कीकर, नागफनी, ये सब केर, सांगरी, ऐसे पेड़ यहाँ क्यों है राजस्थान में? आप तो राजस्थानी हो, आपको इस बारे में ज़्यादा पता होगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कम पानी रिलीज कर सकते हैं सर। वाटर लॉस कम होता है। अगर पेड़ पत्तियों की जगह कांटे होंगे तो वाटर लॉस, और जो उनका जो स्टन है वो गूदेदार होता है, पल्प, स्पंजी। समझ में आया? तो यहाँ के पेड़ कैसे होंगे बोलो? दैट आर स्पाइनी। और जबकि नॉर्थ इंडिया जहाँ प्लेनर रीजन है वहाँ छायादार होंगे। और कॉनिफर्स कहाँ होंगे? सर जो माउंटेन, तो माउंटेन्स पे कॉनिफर होंगे। और ये जरा देखो, कभी तुमने ऐसे पेड़ देखे हैं कि इसमें कांटे ऐसे निकले हो? हाँ, कैक्टस। कैक्टस। तो इस तरीके का भी पेड़ होता है। और उस कम होता है। ये कैक्टस है, इन डेजर्ट होगा। और इस तरीके के जो ऐसे होंगे ये नॉर्थ इंडिया में होंगे, क्योंकि वहाँ कड़ी धूप पड़ती है तो छाया के लिए, ठीक है ना, इनके अंदर की पत्तियां सरवाइव कर जाएं। और ये कॉनिफर्स कहाँ होंगे? दैट इज माउंटेनी रीजन, तो ये कॉनिफर होंगे इन माउंटेन्स। जहाँ पानी ज्यादा होगा वहाँ ऐसे पेड़ होंगे जो पानी में तैर सके, जैसे, ठीक है। अब ये देखो, प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज, ट्रीज कैन बी कैटेगराइज। एक होता है
जो प्लांट्स होते हैं ट्री, श्रब और हर्ब, 3 तरीके की कैटेगरी है, वो भी देखो। सर साउथ के एरिया में डिस्कस होते हैं सर साउथ में देखो कि देखिए कि कभी कभी जो जमीन में ऐसे ग्रास आ जाती है उनको कहते हैं हर्ब्स। हर्ब्स में पुदीना ये सब आ जाएंगे, लेकिन जो थोड़े बड़े होंगे इंसान की हाइट तक तो उनको क्या कहेंगे? श्रब्स। तो आदमी की हाइट पे अगर आ जाए तो उनको कहेंगे श्रब्स। और जो बहुत हो आदमी से भी बड़ी हाइट पे हो जाए तो उनको कहेंगे ट्रीज। ये देखिए श्रब्स और हर्ब्स। So trees can be categorized into 3 categories. Trees are categorized as herbs, shrubs and trees. इसे देखो प्लांट कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। तब देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। यहाँ क्या स्लोगन आपको दिख रहा है? ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर विल वी गो व्हेन द ट्री इज गॉन। अगर मान लो पेड़ ही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरीके का दिखाया गया। लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार। सुनामी में सारे जंगल वहाँ खत्म हो गए, तो जंगल के खत्म होने से प्रभाव क्या हुआ होगा? सुनामी आई और मान लो निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड के सारे जंगल खत्म हो गए तो क्या हुआ? सॉइल इरोजन, सारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई होगी। क्योंकि पेड़ों से ही नहीं होता है कहीं पर। मान लो वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई, फिर वो जंगल भी खत्म हो जाएगा। ये इंटरडिपेंडेंट है। जंगल वो सड़ के खत्म हो जाएंगे, तो वाइल्ड लाइफ में कई ऐसी चीज़ें, वहाँ चिड़िया भी होंगी, वो चुन के कीड़ों को खाएंगी, नहीं तो उन्हीं पेड़ों में दीमक लग जाएगा, वो सड़ जाएंगे। भाई वहाँ तो कोई हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहा है, तो वो पेड़ कैसे बचे रहेंगे? अगर उनमें कोई इतनी घने पेड़ हैं तो कैसे होगा? वहाँ इकोसिस्टम को जो फौना है वो सपोर्ट करता होगा। तो यहाँ नीचे जो चित्र दिखा है उसमें क्या दिखाया गया है कि निकोबार में जब ऐसा हो गया, ब्लैक बक ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन। कुछ ऐसे जो हम लोगों ने देखा था, एक रेड डेटा बुक थी, कौन सी? 1700 एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो फ्लोरा एंड फौना की, जिसका इसमें नोट दिया गया होगा। हमारे सर ने एक लिंक में बताया था जिसमें सो दीज आर नीडेड टू बी कंजर्व, और यहाँ पर ब्लैक बक दिखाया गया है। सो वी शुड कंजर्व देम। ओके, अब जरा देखिए, और उनके लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क भी बना रखे हैं, या बर्ड सेंचुरीज भी बना रखे हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन आंसर। पहला देखो आंसर। कल इस पे एक और चैप्टर कराएंगे ना? इंग्लिश पढ़ लेते हैं। सर सिविक्स कब होगी? संस्कृत पढ़ लो पहले। सर सिविक्स कब होगी? सर इंग्लिश पढ़ा दो या तो सिविक्स पढ़ा दो। मैथ पढ़ा दो। चलो रोज ही पढ़ते हैं। सर इंग्लिश पढ़ा दो। पिछले मंडे पढ़ी थी। जो मैं लिख दूंगा वो ले आना, ठीक है? हमें तो सब कराना ही है, जो बोलने के लिए आना। आज नहीं तो कल करवाएंगे। ओके, पहला आंसर देखो, सर एक भी पूरा इंग्लिश बढ़ा देंगे। That is, which are the 2 main climatic factors responsible for soil formation? तो चेक करो। क्लाइमेटिक फैक्टर्स नहीं क्लास 8 चैप्टर 2 ज्योग्राफी सॉल्यूशन। चलो अब देखो,
थोड़ा पास में करो। ये बता रहे हैं। तो बताया गया है कि पहला, what are the main climatic factors responsible? Temperature and rainfall. और इससे क्या होगा बोलो? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अगर कहीं टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या वहाँ वेजिटेशन कुछ और होगा? Yes, वहाँ sir. की मिट्टी कुछ और होगी। रेनफॉल होने पर कहीं देखो पानी कहीं कम बरसता है, वहाँ एरिड सॉइल है। पानी ज़्यादा बरसेगा तो वहाँ एलुवियल सॉइल होगी, ये अलग तरीके की होगी। रेनफॉल पर भी तो डिपेंड करता होगा। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और वैसे 5 फैक्टर हमने दिखाए थे, एक फ्लो चार्ट बनवाया था। और 2 climatic factors responsible for soil formation. सेकंड देखो, ठीक है। तो रेनफॉल क्या करेगा बताइए? रेनफॉल इसमें क्या करेगा? देखो रेनफॉल पत्थरों को तोड़ेगा क्या? कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स वेदरिंग ऑफ सॉइल। और हीट क्या करेगी बताओ? उसमें क्रैक ले आएगी। तो ड्यू टू रेनफॉल वाटर गोज इनसाइड रॉक्स। और टेम्परेचर पड़ेगा तो अनइवन हीटिंग की वजह से कोई पत्थर ज़्यादा बढ़ेगा, कोई कम पड़ेगा, एक्सपेंशन होगा ना, उससे चिटक जाएगा। तो रेनफॉल ड्यू टू रेनफॉल वाटर goes inside rocks and due to temperature क्या होगा? क्रैक्स occurring rocks। ये बात समझ में आई? पानी अंदर जाएगा फिर पत्थर चिटक जाएगा, धीरे धीरे वही पत्थर क्या होगा? लैंडस्लाइड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 रीजंस फॉर, ठीक है। अब देखो 2 रीजन इसमें दिखाओ कि 2 रीजन देखिए कि लैंड इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लैंड डिग्रेडेशन के 2 रीजन बताएंगे। सर लैंडस्लाइड और सॉइल। सर ओवरग्रेजिंग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन, ओवरग्रेजिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है बोलो? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ऑफ, और भी कुछ हो सकता है, एक दो और बताओ। लैंडस्लाइड, कटिंग सर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी हो सकता ओवर है। पॉपुलेशन, Sir, ग्रोइंग पॉपुलेशन, कटिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट, डिफॉरेस्ट और ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। डिफॉरेस्टेशन। सर डेजर्टिक। सर ग्लेशियर के मिलते हैं। desertification हो रहा है। सर ग्लेशियर वो भी तो होते हैं, पिघल देते हैं। सर बुक में दिया है कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन दिया है growing population। हाँ सर, मैं बोल रहा था। सर सॉइल इरोजन भी दिया है सर, और वो लैंडस्लाइड्स भी दिया है। पॉपुलेशन, देखो लैंडस्लाइड, 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 सॉइल इरोजन भी दिया है, मृदा अपरदन। हाँ यस डेजर्टिफिकेशन और ये सब। चलो 2 ही रीजन लिख रहे हैं, लेकिन आपको तीसरा देखो, यस नेम एनी, हाँ, why is the land considered as important resource? लैंड पे क्या क्या काम किया जाता है? सर एग्रीकल्चर, सर मोस्ट ऑफ द काम लैंड पे ही, एग्रीकल्चर और घर बसाना। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, देखो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। लैंड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लैंड के बिना नहीं होगा। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात जमीन से तो कह नहीं सकता। मतलब आसमान पे कोई नहीं रह सकता, अंत में तो उसे जमीन पर ही आना है। कोई कहते हैं हम हवाई जहाज में उड़ लाएंगे, लेकिन आओगे तो जमीन पे ही रिफ्यूजिंग के लिए। So, ग्लेशियर को तो नीचे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा।
important for survival of life. क्यों? Land is used for agriculture, making houses, factories, इन सब के लिए for agriculture, making houses, factories, इसलिए ये जरूरी है. कंस्ट्रक्शन, ओके, फॉरेस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होती है. फॉरेस्ट्री. अगला देखो, बात नहीं करो, बात से कुछ नहीं होगा. Name any 2 steps that government had taken. ठीक है. So government has made national park, biosphere reserves and wildlife sanctuaries to conserve natural vegetation and wildlife, plants and animals. Suggest 3 ways to conserve water. rainwater harvesting. Rainwater harvesting. और इसके अलावा in dry region that is drip irrigation. क्या इससे भी कुछ? हाँ सर वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दो, जमीन के नीचे तुम्हारे पानी आ जाएगा. ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम कर दो तो पानी की बचत हो जाए. और इसके अलावा प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज को प्रदूषित होने से बचाना. सही है कि नहीं? देखो इस चीज को. ठीक है. तो 3 मेथड्स क्या क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड ड्रिप इरिगेशन, या फिर क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम. डू नॉट पॉल्यूट रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स. ये किससे सर वो कंजर्व? वाइल्ड लिखा है रिजर्व. वाटर लाइन्स. हाँ, बुक में टिकल इरिगेशन भी टिकल वही है, ड्रिप इरिगेशन ही है. डू नॉट पॉल्यूट रिवर, लेक, पॉन्ड या फ्रेश वाटर बॉडीज. और चौथी चीज क्या है? यूज वाटर जुडिशियसली फॉर डेली यूज. बहुत न्यायपूर्वक तरीके से खेलना है. अगर तुम्हें होली खेलनी है तो सूखे रंगों से खेलो, पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डू नॉट. वो लोग धन्य हैं जो महीनों में नहाते हैं. वेस्ट वाटर तो हमें कैसे सेव करना चाहिए? डू नॉट वेस्ट वाटर फॉर डेली यूज ना. सर वेस्ट मतलब क्या चीज है? डू नॉट वेस्ट वाटर. आप डेली सर ड्रिंकिंग और ये सारे आ जाएंगे. कुछ भी पानी वेस्ट नहीं करो गवर्नमेंट को. ये देख लो, तुम मेहरानगढ़ में गए हो तो वो जब वहां पर अपने बाल धो रही है वो नायिका या यहाँ की जो राजकुमारी बाल धो रही, तो उसके हाथों से यहाँ से पानी गिरा, मोर यहाँ से पानी चोट कर रहा. तुम यहाँ देखो कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर का बहुत अच्छा उदाहरण दिखाया गया. अगर मान लो एक बाथरूम ऊपर बना हो, उसी में निपुण ना है, और उसी का पानी आके नीचे दिव्यांश नहा ले. मतलब एक ट्रेन बनी हो सभी लोगों की, फिर उससे तीसरा नहाए.
लास्ट वाले को ज़्यादा पसंद है, पानी मिलेगा। ऐसे पानी की बचत होगी। यहाँ ऐसा होता है, जो जापान में वाटर वॉश बेसिन का होता है वो जाके सिंक में इकट्ठा होता है। तुमने देखा होगा, नहीं देखा वीडियो, और सिंक से उसी से फ्लश होता है। हाउ द जापानीज यूजिंग वाटर, क्योंकि जो तुम हाथ धोते हो या ब्रश करते हो अगर वो सिंक में चला जाए तो उससे क्या है, हैंड वॉश वाला पानी सिंक में जाता है और वो सिंक से फ्लश होता है। ये पूरे जापान में ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिंक वाला पानी ब्रश में जाके देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ जापानीज कैसे करते हैं। फिर वो लाख का बेड भी दिखाना। हाँ देखो।